नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश की बात में आज सबसे पहले चर्चा राहुल गांधी की। राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक लगा दी। इस फैसले के क्या मायने हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा अब राज्यसभा में होगी। इस आग के दरिया को मोदी सरकार कैसे पार करेगी, पूरी रणनीति की जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उधर कांग्रेस की बात करेंगे, जिसने 2024 की चुनावी वैतरणी पार करने का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। ये प्लान है डीएम प्लान। इस प्लान को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। वहीं नूह मेवात हिंसा के बाद किस पर चला खट्टर का बुलडोजर, ये भी हम आपको बताएंगे। और उधर ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कैसे लगा बड़ा झटका, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरू करते हैं देश की बात का सफर। और सबसे पहले बात राहुल गांधी को मिली एक बड़ी राहत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के क्या मायने हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी। शुक्रवार के दिन राहुल की दुआ कबूल हुई। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल जेल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की, वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पिटीशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा, उनके राइट्स का भी सवाल है। इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाए। मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल की सजा पर रोक के आदेश के बाद से कांग्रेस में खुशी की लहर है। फैसले से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते दिखे। वहीं सजा पर रोक के बाद राहुल और प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगी होगी, इसीलिए कोर्ट ने उन पर थोड़ा रहम किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं।
लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी कई मायनों में अहम है। राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर 2 साल की सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी थी। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनन खुल गए हैं। यानी अब सोमवार को जब संसद की कार्यवाही होगी तो लोकसभा में राहुल गांधी भी नजर आ सकते हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल चुनाव लड़ सकते हैं। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राहुल की अयोग्यता समाप्त हो गई है और लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाली का आदेश जारी होना औपचारिकता मात्र है। महज जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। दरअसल राहुल की संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गए होते तब उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती। वायनाड में अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर जबरदस्त हंगामे के बीच संसद का मानसून सत्र जारी है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव देखने को मिल रहा है। वहीं इस बार के सत्र में सरकार ने कई बिल पेश किए हैं। खासतौर पर दिल्ली सेवा बिल को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने ध्वनि मत से इस बिल को लोकसभा में पास करवा लिया है। अब बारी राज्यसभा की है। राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी अपने समीकरण सेट कर चुकी है। वहीं बीजेडी और टीडीपी ने इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन का ऐलान कर दिया है, जबकि इससे पहले वाईएसआर भी समर्थन की घोषणा कर चुकी है। इन सब के बीच बिल के राज्यसभा में पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि पहले बीएसपी ने इस बिल पर केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही थी, लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग का बायकॉट करने की घोषणा कर दी। अब ऐसे में सवाल यही है कि राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इस बिल को आखिर कैसे रोक पाएगा। संसद में हंगामे के बीच सरकार ने पेश किए कई बिल। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनिमत से हुआ पास। राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले मायावती ने दिया केजरीवाल को झटका। संसद का मानसून सत्र भले ही जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ रहा हो, लेकिन सरकार इस दौरान कई बिल पेश करने में कामयाब रही है। खास तौर पर दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल। विपक्षी गठबंधन इंडिया के वॉकआउट करने के बावजूद सरकार ध्वनि मत से पास कराने में कामयाब हो गई। लेकिन अब असली परीक्षा उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में होगी। अरविंद केजरीवाल इस बिल के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जमकर पसीना बहाते नजर आए थे, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन का समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेडी और टीडीपी जैसे दल सरकार को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। वहीं वाईएसआर पहले ही इस बिल पर सरकार के साथ जाने का ऐलान कर चुकी है।
वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका जोर से दिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि दिल्ली सेवा बिल को लेकर उनकी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग का बॉयकॉट करेगी। वहीं लोकसभा में जब दिल्ली सेवा बिल को पेश किया गया, उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की नीयत पर सवाल करते हुए जोरदार हमला बोला था। अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में केंद्र सरकार को दिल्ली को लेकर कानून बनाने का अधिकार है। जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया, तब थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे। राज्यसभा का समीकरण। राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या है 238। बीएसपी का राज्यसभा में एक सांसद है। वोटिंग का बॉयकॉट करने पर संख्या होगी 237। बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के पास है 105 सांसद। बीजेपी और सहयोगियों को मिलाकर सांसदों की कुल संख्या है 103। 2 निर्दलीय सांसदों के अलावा बीजेपी को बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी का समर्थन। इस हिसाब से एनडीए खेमे के पास होंगे 124 सांसद, यानी राज्यसभा का गणित सत्ता पक्ष के फेवर में है। निर्दलीय सांसदों और बीजेडी, टीडीपी और वाईएसआर के समर्थन के बाद अंक गणित के लिहाज से सरकार का पलड़ा भारी है। वहीं बीएसपी के झटके के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया का समीकरण ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। हालांकि राज्यसभा में वोटिंग के दौरान सभी दलों के सांसदों का क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा ऐन वक्त पर माननीयों का मन बदलता देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर भारतीय जनता पार्टी की पसमानदा रणनीति को कुंद करने के लिए कांग्रेस ने जय जवाहर जय भीम अभियान की शुरुआत की। पार्टी इस अभियान के जरिए एक बार फिर दलित और मुसलमानों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश करेगी। अभियान की शुरुआत सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से की गई। इसको कांग्रेस का डीएम फॉर्मूला भी कहा जा रहा है। यूपी में जहां बड़ी संख्या में सपा के साथ हैं, तो दलितों का वोट बैंक बीएसपी या अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है। – 2024 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कांग्रेस नए सिरे से दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने में जुटी है। इसके लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने जय जवाहर जय भीम कार्यक्रम शुरू किया है। कांग्रेस के आकलन के अनुसार उसकी झोली में आ सकती है। इस कार्यक्रम के जरिए 7 से 13 अगस्त तक दलित और मुस्लिम बस्तियों में जनसंपर्क अभियान चलेगा। अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिलेवार दौरा करके पुराने दलित और अल्पसंख्यक नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। उनसे मुख्य धारा में लौटने की अपील कर रहे हैं। दलितों और मुस्लिमों को समझाया जाएगा कि जब तक दलित और मुस्लिम एक साथ थे, तब तक संविधान पर हमला नहीं हुआ। इस दौरान कांग्रेस शासन काल में दिए गए अधिकारों से वाकिफ कराया जाएगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बताया कि अभियान के दौरान दलितों को ये समझाया जाएगा कि दलित मुस्लिम एकजुटता का अभाव होने के बाद सत्तासीन बीजेपी सरकार लगातार दलितों को उपेक्षित कर रही है। बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने भविष्य में आरक्षण को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम के मुताबिक दलित मुस्लिम गठजोड़ को सफल बनाने के लिए 2 तरह की रणनीति तैयार की गई है। जय जवाहर जय भीम की पहली रणनीति के तहत सिर्फ यूपी में कांग्रेस 5.5 लाख दलित परिवार के बीच इस अभियान के तहत जाएगी। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 75 जिलों का रोस्टर तैयार किया गया है। अभियान सफल हुआ तो अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। दूसरी रणनीति दलित परिवार के साथ लोगों को एक तस्वीर के जरिए साधने की है। इस तस्वीर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रति प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे हैं
और उस फोटो में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद हैं। एक दिन एक बस्ती में अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के करीब 100 तस्वीर बांटने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी दलित परिवारों से इन तस्वीरों पर माल्यार्पण भी कराएगी। राजनीतिक जानकार कांग्रेस के जय जवाहर जय भीम अभियान को मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिशों के रूप में भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों पर भी सेंध लगने का अंदेशा भी है। अगर ये फॉर्मूला सफल रहा तो इसका असर देश के कई राज्यों में पड़ेगा और लपेटे में बीजेपी के साथ साथ बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी आ सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अगर दलित और मुसलमानों को फिर से जोड़ने में कामयाब हो जाती है तो इसका असर क्या हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 543 लोकसभा सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। वहीं जिन 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है वहां लोकसभा की 190 सीटें हैं। देश की 9 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 50% से अधिक है। इसी तरह दलितों के लिए लोकसभा की 84 सीटें आरक्षित हैं। देश में करीब 17% आबादी दलितों की है। इसके अलावा भी देश की कई सीटों पर दलित समुदायों का दबदबा है। ऐसे में अगर इस बार कुछ उलटफेर होता है तो कांग्रेस के पक्ष में करीब 200 सीटों का समीकरण बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। अब बात ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे को हरी झंडी दे दी है। अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इस प्रकार ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा। हालांकि विवादित वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का ASI की ओर से सर्वे किया जा सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ASI को ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें। अयोध्या मामले में भी ASI ने सर्वे किया था। ASI के सर्वे से दिक्कत आखिर क्या है? सर्वे में ज्ञानवापी परिसर को ऐसा क्या नुकसान होगा जो ठीक न हो सके? जिला कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के फैसले को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे का काम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस समय दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई और वकीलों ने अपने अपने पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अहमदी ने तर्क दिया है कि कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि कार्बन डेटिंग से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। संपत्ति को खतरा होने के कारण यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था, जबकि वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश किसी भी स्तर पर पारित किया जा सकता है। आमतौर पर वैज्ञानिक सर्वे का आदेश नहीं किया जाना चाहिए। अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हिंदू पक्ष की तरफ से माधवी दीवान ने तर्क दिया है कि सर्वे से अदालत को मुकदमे के विषय पर निर्णय लेने का आधार मिल जाएगा। ये आदेश पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है। अगर सर्वे को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है तो सभी पक्ष अपनी आपत्तियां दाखिल करने और जिरह करने के हकदार होंगे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या मामले में भी ASI सर्वे हुआ था और हम सबूत के सारे ऑप्शन खुले रखेंगे। CJI ने कहा, हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ढांचे को कोई नुकसान न हो। सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कहा कि ASI ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है जिसमें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। SG ने इस पर कहा, हम उसका पालन करेंगे। अगर कभी भविष्य में खुदाई की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट से परमिशन ली जाएगी। इतना सुनते ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, खुदाई की बात कहां से आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट को सील्ड कवर में रखा जाए
और ऑर्डर 7 रूल 11 की याचिका की मेंटेनेबिलिटी तय होने के बाद ही उसे खोला जाए। ऑर्डर 7 रूल 11 पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा और इस बारे में नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलील देते हुए इस मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, 3 दिन पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दे दिया। राज्य किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। इससे पहले शुक्रवार की सुबह ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया। इस सर्वेक्षण का मकसद ये पता लगाना है कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद 17वीं शताब्दी का है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही है। जुमे की नमाज के कारण सर्वे का काम दोपहर 12 से 2 बजे तक के लिए रोका गया था। सर्वे का काम 5-6 दिनों तक चलने की संभावना है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हरियाणा के मेवात नूह में हुए दंगों के बाद अब पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन किया है। पुलिस ने ताबू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल जांच में सामने आया कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था और इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल पाए गए हैं। ऐसे में पुलिस ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है।
और इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।